होली पर 10 तरह का गुजिया खाने वाला ससुराल। हे भगवान पारुल, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुमने कहीं भांग वगैरह तो नहीं पी ली है ना? भांग तो नहीं, लेकिन हाँ, भांग वाली गुजिया जरूर खाई थी। अब आप लोगों ने मुझे होली तो खेलने दी नहीं, तो मैंने गुजिया खा ली, इसलिए मुझे नशा हो गया। अरे सुधीर जी, ये कैसी बहू लाए हैं? होली के दिन नशे करके कैसी बातें कर रही है हम लोगों से। और नहीं तो क्या, अरे हमारे घर में भी बहू बेटी आए, लेकिन मजाल है कोई होली के दिन भांग को हाथ तक लगा ले। अरे काकी जी, काका जी, क्यों इतना परेशान हो रहे? सिर्फ भांग की गुजिया ही तो खाइए। अब जब 10 तरह की गुजिया बनाई है तो खाना भी तो बनता है। अरे अनुज, संभाल इसे और कमरे में लेकर जा। देख कैसे बार बार गिरने को हो रही है। ऐसे कैसे माँ जी, आधे से ज्यादा दिन निकल गया, आप लोगों ने मुझे जरा सी भी होली खेलने नहीं दी और पूरा दिन सिर्फ गुजिया ही बनवाते रहे। अब कम से कम थोड़ा बोलने तो दीजिए। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो पारुल ने भांग की गुजिया खाई, जिसके चलते आज उसकी ऐसी हालत थी? घर में आई सभी मेहमानों के सामने खड़े होकर पारुल कुछ भी उल्टी सीधी बातें करे जा रही थी। और क्यों पारुल के ससुराल वालों ने उसे होली पर होली ही खेलने नहीं दी? आइए इन सभी चीजों को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। यार, मुझे तो लगा था कि तू होली बनाने के लिए इस बार अपने मायके आएगी और हम साथ में होली खेलेंगे। मेरा मन तो है, लेकिन शादी के बाद ये मेरी पहली होली है और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद की मेरी पहली होली मेरे ससुराल में बने। तो फिक्र मत कर, नेक्स्ट ईयर जब मैं अपने मायके आऊंगी तो हम दोनों साथ मिलकर होली खेलेंगे। चलो मैं रखती हूँ, लगता है माँ जी सामान लेकर आ गई है। काफी सारी तैयारी करनी, शाम को बात करती हूँ, बाय। पारुल अपनी सहेली उमा को कॉल कट करती है और जल्दी से हॉल में जाती है, जहां पर उसकी सास सुषमा और नंद कनिका ढेर सारा होली का सामान खरीद कर लाते हैं। माँ जी, कनिका, आप लोग आ गए बाजार से? आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। भाभी आप वो छोड़िए और ये देखिए हम होली के लिए क्या क्या सामान लेकर आए हैं। मैंने तो अपने मनपसंद रंग के सारे गुलाल खरीद लिए और साथ में ही पिचकारी भी और गुब्बारे भी। इस बार तो हम भी गुब्बारे में पानी भरकर लोगों को मारेंगे। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसका बचपन अभी तक नहीं खत्म हुआ। तुझे पता है, जब ये छोटी थी तो हमेशा कॉलोनी के लोगों को गुब्बारे मारती थी। सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मजदूर उनके घर पर 2 बोरी भरकर मैदा लेकर आता है। ये लीजिए मालकिन, आपकी 2 बोरी मैदा। ये लो तुम्हारी बख्शीश और ये तुम्हारी होली की मिठाई के लिए। अरे माँ जी, आपने ये 2 बोरे भरकर मैदा क्यों मंगवाया? अरे बहू, तू तो जानती है कि होली पर गुजिया बनती है और हमारे घर पर होली पर हर साल काफी सारे मेहमान आते हैं, इसलिए मैं हर साल इतना ही मैदा मंगवा कर गुजिया बनवाती हूँ। इस साल तो मेरी बहू अपने हाथों से गुजिया बनाएगी। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। शादी से पहले मैं अपनी माँ के साथ हर साल होली पर ढेर सारी गुजिया बनवाती थी और वैसे भी गुजिया के बिना तो होली बिल्कुल अधूरी सी है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार होली का दिन आ ही जाता है। सभी लोग होली पर नए सफेद रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। वहीं पारुल ने एक रात पहले ही गुजिया की सारी तैयारी कर ली थी। सुबह सुबह ही पारुल पूजा के साथ ढेर सारी मिठाई और अलग अलग तरह की नमकीन पकवान बनाकर तैयार कर देती है। पहली बार सुबह सुबह जल्दी उठने का इतना अच्छा फायदा हुआ है। समय रहते ही सब कुछ हो गया, अब जाकर आराम से होली खेलूंगी। पारुल खुश होकर जैसे ही बाहर होली खेलने के लिए जा रही होती है कि तभी उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। सुधीर, मेरे दोस्त, होली मुबारक हो तुझे। हवा रहे हो तुम दोनों, सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूं। अरे यार क्या करे, तू तो जानता है होली है और रास्ते में इतना लंबा जाम लगा था, लेकिन हम फिर भी आ गए। घर पर मेहमान आता देख पारुल जल्दी से रसोई में जाती है और गुजिया के साथ साथ ढेर सारी मिठाई और नमकीन लेकर आती है। देखते ही देखते रमन और अशोक आधे से ज्यादा गुजिया खत्म कर देते हैं। तभी थोड़ी देर में कुछ और मेहमान उनके घर आते हैं। तुमने गुजिया तो बड़ी कमाल की बनाई है, लेकिन हमारे घर में हमेशा रंग बिरंगी गुजिया बनती है, तो अब तुम रंग बिरंगी गुजिया बनाना। हाँ, और मैं तो ज्यादातर खसखस का और नारियल की ही गुजिया खाती हूँ, तो मेरे लिए तुम ये गुजिया ले आओ। सारी गुजिया उन कुछ मेहमानों ने ही खत्म कर दी थी, जिसके चलते बेचारी पारुल अब रसोई में आती है और सबकी फरमाइश की गुजिया बनाने लगती है। 11 बज गए और मैं अभी तक गुलाल नहीं लगा पाई हूँ। सब लोग बाहर मजे से बैठकर गुजिया खा रहे हैं, होली खेल रहे हैं और एक मुझे देखो, मुझे बनाने में ही लगी हुई हूँ। पारुल जल्दी जल्दी हाथ चलाती है और गुजिया बना देती है। तभी थोड़ी देर में कुछ और मेहमान आ जाते हैं। अरे चिंटू, तुम गुजिया क्यों नहीं खा रहे हो? भाभी तो बता रही थी कि तुम्हें गुजिया बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ब्राउनी और चॉकलेट वाली गुजिया खाता हूँ, मुझे बाकी गुजिया नहीं पसंद। अभी जाकर चिंटू के लिए ब्राउनी चॉकलेट वाली गुजिया बना दो। लेकिन मैं तो
नाम ही इनका पहली बार सुन रही हूँ। मुझे ये गुजिया बनाने ही नहीं आती। एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। पारुल, अब कहाँ बाहर से ऑर्डर करोगे? होली का समय है, डिलीवरी भी इतनी आसानी से नहीं होगी। एक काम करो, मैं तुम्हें ऑनलाइन इसके वीडियोस भेज देती हूँ, आराम से बना लेना, और ज्यादा इसकी रेसिपी मुश्किल भी नहीं है। पारुल जब जब बाहर होली खेलने के लिए जा रही थी तब तक मेहमानों के लिए पारुल को अलग अलग तरह की गुजिया बनानी पड़ रही थी। 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक गुजिया बनाने में ही लगी हुई हूँ। आधा दिन निकलने को आ गया है। ऐसे तो मैं होली ही नहीं खेल पाऊंगी। शादी के बाद ही मेरी पहली होली हो रही है। किसी को भी ख्याल नहीं है कि नई बहू की पहली होली है, जाकर उसकी मदद करवा दे। ये सब तो होली खेल में लगे हुए हैं, और एक मैं हूँ। पारुल जल्दी जल्दी गुजिया बना देती है और अब जैसे ही पारुल होली खेलने के लिए जाने लगती है। अरे पारुल बहू, कहाँ जा रही है? बाहर घर में इतने सारे मेहमान आ रखे, जा जाकर उनके लिए गुजिया बना, शरबत लेकर आओ। कब से तेरी चाची जी भांग की गुजिया खाने के लिए कह रही है, मैंने भांग मंगवा दी है, जाकर गुजिया बना ले। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी इतनी सारी गुजिया बनाई है, और आज तो होली है, शादी के बाद ये मेरी पहली होली है। ऐसे तो मैं फिर होली ही नहीं खेल पाऊंगी। आप तो जानती है ना कि मुझे होली का त्योहार कितना पसंद है। तो गुजिया बनाने में तुझे कौन सा पूरा दिन निकल जाएगा, और होली तो अभी रात तक की है। तू जा आराम से गुजिया बना ले, फिर खेल लेना होली। देखते ही देखते पूरे घर में मेहमानों का डेरा जम जाता है। किसी को एप्पल और गुलकंद खाना था, तो किसी को टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट की गुजिया खानी थी। सुबह से लेकर दोपहर तक कम से कम 10 अलग अलग तरह की ढेर सारी गुजिया बन चुकी थी, और वो काफी थक भी गई थी। इन गुजिया के चक्कर में मुझे तो लगता नहीं आज मैं होली खेल पाऊंगी। काम करती हूँ, गुजिया ही खा लेती हूँ। गुजिया को खाकर ही होली मना लूंगी। पारुल ने जो 10 तरह की गुजिया बनाई थी उसमें से एक भांग की गुजिया भी थी। सभी मेहमानों ने सारी गुजियों को मिला दिया, जिसके चलते पारुल गलती से भांग की गुजिया खा लेती है और उसे नशा चढ़ जाता है। नशे में पारुल बाहर हॉल में जाती है और सबसे उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अनुज, इसे कमरे में लेकर जा। क्या नाप शनाप बोली जा रही है सभी मेहमानों के सामने। नाक कटवाती इसने। सच कहा, नाक कटवाना कब से हो गया? सच कहना, नाक कटवाना कब से हो गया? आप सब जानते हैं कि शादी के बाद ये मेरी पहली होली है, और बहू पहली होली अपने ससुराल में इतनी धूमधाम से मनाती है। मिठाई खाती है, गुलाल से खेलती है, डांस करती है। मेरे भी यही अरमान थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, मैंने एक बार भी होली नहीं खेली। आप सब तो गुजिया खाने में और होली खेलने में और डांस करने में लगे हुए हैं। किसी को भी मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं तो बस कभी किसी के लिए टूटी फूटी गुजिया बना रही हूँ, तो किसी के लिए चॉकलेट गुजिया। अब तो गुजिया ही गुजिया नजर आ रही है। माँ जी, आप तो चॉकलेट गुजिया की तरह दिख रही हैं। पारुल ये कहते कहते ही बेहोश हो जाती है। अनुज जल्दी से पारुल को उठाता है और उसे कमरे में आराम करने के लिए लेटा देता है। पारुल भले ही भांग के नशे में थी, लेकिन जो भी उसने कहा वो सब सच था, जिसके चलते सभी लोगों को काफी बुरा लगता है। 2-3 घंटे बाद जब पारुल को होश आता है तो वो सभी घर वालों और मेहमानों को अपने कमरे में देखती है और अपनी की हुई गलती पर भी शर्मिंदा होती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। वो गलती से मैंने वो भांग वाली गुजिया खा ली और ना जाने क्या अनाप शनाप बोल गई। आप सब लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? हम तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, और माफी तुम्हें हमसे नहीं बल्कि हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हम सब भूल गए थे कि होली का त्योहार हमारे साथ साथ तुम्हारे भी है, और शादी के बाद तो ये तुम्हारा पहला होली का त्योहार है। हमें माफ कर देना। तुम्हारी मदद करने की बजाय हम सब तुमसे बार बार गुजिया बनवाते रहे और खुद होली खेलने में मगन हो गए। हमने भी तुम्हें बहुत परेशान किया बहू, हमें भी माफ कर दो। अरे आप सबका माफी मांगना हो गया हो तो मेरी भी बात सुन लो। मेरे दोस्त ने अभी अभी हम सबके लिए होली का फ्री पास भेजा है। पास में ही होली का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। चलो अब सब लोग वहां पे जाकर होली एंजॉय करते हैं। रंजीत की बात सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और पारुल के चेहरे पर तो एक अलग ही खुशी थी। जिसके बाद अब सभी जल्दी से फ्रेश होते हैं और अब उस कॉन्सर्ट में जाते हैं जहां पर पारुल अब सबके साथ होली खेलती है और शादी के बाद की अपनी पहली होली को काफी एंजॉय करती है। एक बड़े ससुराल में मॉडर्न बहू चारू शशि से शादी कर घर में चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब घूंघट वाली सास बहू की आरती करती है। बहू अंदर आ जाओ। जी माँ जी, लेकिन आपने पर्दा क्यों किया है? घर में आई नहीं हो और आते ही प्रश्न पूछने लग गई। पर्दा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। इस घर की औरतें पर्दा करके रहती हैं। चलो तुम भी पर्दा कर लो। अकेले में भी हो ना तो पर्दा हटना नहीं चाहिए, यही इस घर का नियम है। पर दादी जी, मैं... लगता है तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा। हम अच्छे से जानते हैं तुम बहुत बड़े अमीर घर की मॉडर्न बहू हो, लेकिन पर्दा तो करना ही होगा। जब मेरी बहू इतने सालों से आज तक कर रही है तो तुम्हें भी करना होगा।
जी बड़ी दादी। चारू फौरन अपना घूंघट कर सास और दादी सास के कहने पर घर की सारी रस्मों को निभाती हैं। अगले दिन जब वो पहली रसोई कर रही थी तो पर्दे की आड़ में उसे दरवाजा दिखाई नहीं देता और वो सिर में मार बैठती है। हे राम, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई हूँ जहाँ सास को बड़ी दादी ने आज तक पर्दा करवा कर रखा है। आजकल का तो मॉडर्न जमाना है, मैं कैसे रहूंगी इस पर्दे में, ऊपर से चोट लग गई। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और जो तुमने पर्दा हटा दिया इसे रख लो, कहीं बड़ी दादी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जेठानी जी, थोड़ी सी चैन की सांस तो लेने दीजिए। घूंघट में पूरा खाना बनाना है, सामान निकाल कर रख लेती हूँ, आप देखते रहना दरवाजे पर। पर्दे वाली जेठानी उसकी बात मान जाती है। चारू मसाले निकाल ही रही थी, इतने में बड़ी दादी आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है चारू बहू? कल ही तो मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ की औरतें पर्दे में रहती हैं, इसके बाद भी तुम। चारू डर से फौरन पर्दा कर लेती है। नहीं नहीं बड़ी दादी, ऐसा नहीं है, वो मेरे सर में लग गई थी अभी, इसलिए कुछ देर के लिए पर्दा हटा दिया। चाहे सर फूटे, आंख फूटे या धरती फटे, पर तुम्हारा पर्दा नहीं हटना चाहिए, समझी? और बड़ी बहू, तूने नहीं समझाया इसे? माफ कर दीजिए बड़ी दादी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी बड़ी दादी। ये कहकर बड़ी दादी चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब नई बहू के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं, जहां पर्दे के चक्कर में कटोरी की जगह टेबल पर सब्जी पूरी परोस देती है। अरे बहू, पर्दा तो मैंने भी किया है, पर तू ये क्या हरकत कर रही है? सॉरी माँ जी, गलती से हो गया। माँ जी शुरू कीजिए। बहू, अभी तेरी 3 नंद में से 2 नंद आई नहीं है। इस घर का नियम है कि जब तक डाइनिंग टेबल पर सब लोग ना आ जाएं, कोई खाना शुरू नहीं करता। हे भगवान, इस घर के नियम सुन सुन के तो मेरा दिमाग फट रहा है। यहाँ मेरे पेट में हाथी चूहा दौड़ रहे हैं। ए पोता बहू, मन में क्या बड़बड़ाई जा रही है? मुझे साफ पता चल रहा है। इस पर्दे को और नीचे कर, तेरी ठोडी ना दिखे। जी माँ जी। अरे यार, बहुत जोरों से भूख लग रही है। चेतना देखकर आना। मोनिका कहाँ गई? मैं लेकर आती हूँ। चेतना मोनिका को कमरे में बुलाती है। इतने में दोनों बेटे भी अपने कमरे से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा पाते हैं। खाना खाकर बहू को पहली रसोई का शगुन दे दिया जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मॉडर्न बहू ने कई सारी चीजें अपने मन में दबा ली थी, ऊपर से घर की सारी औरतें पर्दे में रहती थी। एक दिन चारू शशि से कहती है, शशि, हम दोनों को कितने दिन हो गए एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम ही नहीं मिला। मुझे कैंडल लाइट डिनर पर जाना है तुम्हारे साथ, चलो ना, मुझे कल लेकर चलो। यार, तुम बड़ी दादी का गुस्सा जानती हो ना। इस घर में कोई बाहर जाकर खाना नहीं खा सकता। भूल जाओ, हम बाहर तो नहीं जा सकते। इसका मतलब शशि, मैं जिंदगी भर इन लोगों के साथ ही खाना खाऊंगी? क्या हमारा अपना कोई टाइम नहीं है क्या? आइडिया, तुम बोलना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे। इसी बहाने हम रेस्टोरेंट में खाना खाकर आ जाएंगे। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। अगले दिन से पर्दे वाली बहू पेट दर्द का नाटक करती है और जब पति ऑफिस से घर आ जाता है तो पर्दे में उसे बाहर ले जा रहा होता है। तब बड़ी दादी, शशि, तू बहू को कहाँ लेकर जा रहा है? बड़ी दादी, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखाकर लाना चाहता हूँ। अरे इतना दर्द था तो बहू हमें पहले बता देती, क्यों छोरे को परेशान कर रही है लता बहू? जब बहू को पेट दर्द का नुस्खा बता दे, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन दादी। सब्र करो भाई। हे भगवान, इस बुढ़ी ने मेरा अलग खून पी रखा है। इतने में लता ओमवती की बात सुन बहू को नुस्खा बनाकर दे देती है, जिसे अपने कमरे में जाकर वो पीती ही नहीं है और गुस्से से पति पर फूट पड़ती है। शशि, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी दादी सबकी जिंदगी में इतना टांग क्यों उड़ाती हैं? क्या उनकी वजह से हमें सांस मिल रही है? हर बात पर नचाती फिरती हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? यही बात तीनों नंद सुनकर कमरे में आती हैं। भाभी भैया, हमारी एक फ्रेंड ने हमें बर्थडे पार्टी दी है, लेकिन लॉन्ज में, और हमारा ड्रेस कोड 1 पीस है। हम वहाँ पर कैसे जाएं? आपको पता है ना, बड़ी दादी सुनते ही मना कर देंगी। हाँ भाभी, कुछ तो करो ना। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। चारू की तरकीब सुनते ही तीनों नंद खुशी से उछल पड़ते हैं और शशि के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। फिर दोनों नंद बुर्का पहन मोनिका के साथ जा रही होती हैं। तभी बड़ी दादी शक की नजरों से देखकर उसे रोकती हैं। ए मोनिका, ये तेरी दोनों सहेलियां कौन है जो बुरखे में घर के अंदर आई हैं? दादी, वो ये मेरी फ्रेंड है, कुछ कॉलेज के काम से नोट्स के लिए आई थी। ठीक है, चली जाएंगी, लेकिन इनको बोल पहले अपनी शक्ल दिखाएं। अरे अब तो मर गए रे। खबरदार, जो आपने हमारे पर्दे को छुआ तो, जैसे आपके घर में पर्दे का रिवाज है वैसे हमारे भी होता है, और हम अपना चेहरा कहीं नहीं दिखा सकते। क्यों मुंह दिखाने लायक नहीं हो?
दादी ऐसा मत कहिए, मुझे और मेरी फ्रेंड्स को जाने दीजिए, उसके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं बार बार। ठीक है जाओ। तभी तीनों नंद बाहर चली जाती हैं और मॉल में कपड़े बदलकर अपनी नई भाभी को थैंक्स कहती हैं और लाउंज जाकर फ्रेंड्स का बर्थडे मनाती हैं। वाह भाभी, कितना कमाल का आइडिया था। इट्स टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स टाइम टू डिस्को। ऐसे घर के लोग अब बातें छुपाकर पर्दा करके अपने अपने मन का सब कुछ करते थे। जेठ जेठानी झूठ बोलकर मूवी देखने जाते हैं। देवर देवरानी हाथ पर चोट लगाकर अस्पताल के बहाने से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। बड़ी दादी को पता लगने पर वो अपने बेटे से कहती है, मोहनलाल तू देख रहा है ना, ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं। नहीं पता मैंने ससुराल में किस लिए पर्दा करवाया था, पर अब तो ये एक के ऊपर एक पर्दा करने लगे हैं झूठ बोलकर। बाहर मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाने जाते हैं। हाँ माँ, कुछ कह भी तो नहीं सकते, दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हैं। और वो तो छोड़, तेरी तीनों बेटियां भी झूठ बोलकर डिस्को में गई थी। वो तो पड़ोसी से पता चला मुझे। हो ना हो ये सब मॉडर्न बहू की वजह से हुआ है, वरना आज तक इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। शाम को फिर पर्दा करके सभी औरतें घर वालों के साथ खाना खा रही होती हैं कि ओमवती को तेज मिर्च से खांसी उठ जाती है और वो पानी पीती है। अरे राम रे, तुम सब कितनी मिर्ची डालते हो, आंखें बंद करके डालते हो क्या? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। देख मेरा बेटा भी खास रहा है। बस बहुत हो गया, आपसे इस घर में से रोटी उबले हुए दाल चावल बनेंगे, कोई तड़का नहीं लगेगा और सब यही खाएंगे। न चाहते हुए भी घर वालों को अगले दिन से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। तीनों सास बहू बेटियां रसोई में रहती हैं। अब तो हद हो गई है, बड़ी दादी की वजह से उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। अरे मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद परेशान हूँ माँ जी से। माँ जी 4 दिन से उबला हुआ दोनों टाइम खाना खाकर अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन कल घर के पास मेला लगा हुआ है, चलिए ना वहां सब चलकर चाट पकौड़ी मंचूरियन चिली पोटैटो चाइनीज मोमोज ये सब खाते हैं। अरे बहू, हम सबका माँ जी के सामने से मेले में पहुंचना असंभव है। अब असंभव है तो संभव करेंगे। सब अलग अलग बहाना मारकर 5 बजे मेले में मिलेंगे, बात खत्म। ये अगले दिन दोनों बेटे ऑफिस से ही मेले में पहुंच जाते हैं। देवरानी जिठानी सब्जी का बोल कर मेले में पहुंच जाती हैं। तीनों नंद ट्यूशन के बहाने मेले पर पहुंचती हैं। लास्ट में सास मंदिर का बोल कर मेले में चली जाती है। तब ओमवती मोहनलाल से कहती है, अजीब बात है बेटा, घर के सारे लोग किसी न किसी काम से तुरंत चले गए। जरूर दाल में कुछ काला है। बहू भी शाम के 5 बजे मंदिर में गई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ माँ। मुझे पता है ये सब कहाँ गए होंगे, चल मेरे साथ। इतने में ओमवती अपने बेटे के साथ ऑटो से मेले में पहुंच जाती है, जहां देखती है पूरा परिवार हंसी ठाके के साथ गोलगप्पे चाट पापड़ी का मजा ले रहे थे। अरे वाह, कितने दिनों बाद मैं कुछ चटपटा खा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी। अच्छा, तुम्हारा मंदिर, ऑफिस, ट्यूशन, बाजार ये है ना? मुझे नहीं पता था। अब तुम लोग इतना पर्दा करने लगोगे कि मुझसे झूठ बोलोगे। लता बहू, तुम भी अपनी बहू के साथ मिल गई? हाँ माँ जी, तो क्या करूँ, 40 सालों से आपके एक इशारे को मान रही हूँ। अरे मेरा दिल भी करता है कि मैं अपने मन का करूँ। और बड़ी दादी, हम सब भी कब तक अपने मन को मारकर आपकी बात सुनेंगे? कब तक आपके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, कुछ खा नहीं सकती। क्या शादी के बाद हमें इतनी भी आजादी नहीं है? और वो तीनों, उनकी शादी हो जाएगी, वो कब अपनी जिंदगी को जिएंगी? सच बोलूं तो नजरें चुराना, झूठ बोलना, पर्दा करना, ये सब आपकी बात मानने की वजह से ही हो रहा है। अगर आप सब कुछ कंट्रोल में नहीं करती तो सब ठीक होता। वाह बहू, आज तुम्हारी ये सब बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन ठीक भी है। मैं कब तक सबको कंट्रोल करूंगी। चलो अब से ये सब बंद। आज मैं भी थोड़ा चाट पकौड़ी खाऊंगी। इस तरह से ओमवती घर के नियमों को बदल देती है, जिससे घर के लोग उससे पर्दा करना छोड़ देते हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं।